नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। गंगा प्राइम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का हाल क्या है और संक्रमण को लेकर अपडेट क्या है। नोएडा में आज 11 और नए पॉजिटिव मामले सामने आए। अब 377 हो गया है कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा नोएडा में। लखनऊ की बात करें तो कोरोना के 8 नए मरीज मिले हैं। आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी पॉजिटिव आए हैं और सीधी वजह इसकी यह है कि बड़ी संख्या में ट्रेनें चल रही हैं, श्रमिक स्पेशल चल रही हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर व्यवस्था के लिए आरपीएफ और जीआरपी को लगना पड़ रहा है और अब आरपीएफ और जीआरपी के जवान भी इसके संक्रमण में आने शुरू हो गए हैं। लेकिन 7 बजे तक का कोरोना अपडेट यह है कि गौतम बुद्ध नगर के नोएडा में 11 नए रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं। 377 यहां पर मरीजों का आंकड़ा पहुंच चुका है। लखनऊ में 8 नए मामले और पुलिस वालों के बाद, डॉक्टर्स की टीम के बाद आरपीएफ और जीआरपी के जो जवान हैं वो भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने शुरू हो गए। और लखनऊ के जिस राम मनोहर लोहिया अस्पताल में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निरीक्षण के लिए पहुंचे थे, वहां के चिकित्सा अधीक्षक देवाशीष शुक्ला को पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर राजन भटनागर को लोहिया इंस्टीट्यूट का नया सीएमएस बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जिस वक्त सीएम दौरे पर पहुंचे उस वक्त डॉक्टर देवाशीष शुक्ला गैर हाजिर थे। इसके अलावा गायनी विभाग में डॉक्टर्स की जो सर्विसेज 9 बजे शुरू होनी चाहिए थी, वो मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त तक शुरू नहीं हो पाई थी। मुख्यमंत्री के दौरे के वक्त इमरजेंसी से कई सीनियर फैकल्टी गायब मिले और कई वार्ड में बिस्तरों पर चादर नहीं थी। साथ ही अस्पताल में इन्फेक्शन कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के नियमों का पालन नहीं हो रहा था। इसके बाद लोहिया अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक देवाशीष शुक्ला को निलंबित कर दिया गया। लेकिन आज भी सीएम योगी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक्शन में दिखे, जब बिना किसी पूर्व सूचना के मुख्यमंत्री अचानक श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल पहुंच गए और अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के अलावा सभी वार्डों में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का जायजा लिया। तो 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। आरएमएल अस्पताल में कल निरीक्षण किया था, आज सिविल अस्पताल पहुंचे। एबीपी गंगा संवाददाता शैलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेश, जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने औचक निरीक्षण का दौर शुरू किया है, जाहिर सी बात है कि शिकायतें मिल रही होंगी और लगातार रिपोर्ट्स भी आ रही थी कि ग्राउंड रियलिटी वो नहीं है जो दिखाई जा रही है और अब कार्रवाई दिखनी शुरू हो गई है। बिल्कुल निश्चित रूप से अब देश देखिए, जो अस्पताल है वो ऐसी जगह है जहां पर कोरोना पेशेंट्स का इलाज होता है और इसके अलावा कोरोना के अलावा भी अब अस्पतालों में दूसरे मरीज भी जा रहे हैं। ऐसे में वहां पर सावधानी बरता जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़रा सी चूक का मतलब है कि संक्रमण का फैलना। इसके अलावा कोरोना की वजह से जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भी कई अस्पतालों में पटरी से उतरी हुई हैं, जिसकी वजह से लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री की तरफ से कई बार ये कहा गया कि सिर्फ कोरोना के मरीज ही नहीं, जो बाकी बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं अब उनको भी इलाज देना शुरू कीजिए, इमरजेंसी बहाल कीजिए, बाकी जो सेवाएं हैं वो भी सुचारू रूप से चलाइए आप लोग, प्रिकॉशन लेते हुए। लेकिन इसके बावजूद कई जगह पर अभी भी अव्यवस्था देखने के लिए मिल रही है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री ने तय किया कि अब खुद निकलना होगा बाहर और देखना होगा कि ज़मीनी हकीकत क्या है। मुख्यमंत्री कल राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे। वहां पर करीब 10:30 बजे के आसपास का वक्त रहा जब उन्होंने निरीक्षण किया, तो मेडिकल सुपरिटेंडेंट देवाशीष शुक्ला उन्हें मौके पर मौजूद नहीं मिले। मेडिकल सुपरिटेंडेंट मतलब चिकित्सा अधीक्षक, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है सारी व्यवस्था को बनाए रखने की, देखने की, वो खुद 10:30 बजे तक उन्हें मौके पर नहीं मिलते। इसके अलावा मुख्यमंत्री जो है उन्होंने वहाँ पर तीमारदारों से बात की। जो गायनी विभाग था उसके बाहर बहुत सारे मरीज मिले, जबकि गायनी विभाग में जो सर्विसेज थी सुबह लगभग 9 बजे वो शुरू हो जानी चाहिए। सूत्रों की माने तो जब मुख्यमंत्री पहुंचे तब तक शुरू नहीं हुई थी, काफ़ी लंबी भीड़ लग चुकी थी। इसकी वजह से हालात ये हो गए कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो पालन होना चाहिए वो भी नहीं हो पा रहा था। आगे बात करें तो जो बेड्स थे, कई बेड पर उनको चादर नज़र नहीं आई। इन्फेक्शन कंट्रोल का जो प्रोटोकॉल है वो फॉलो होता नज़र नहीं आया। तो 1-2 खामियां नहीं है अब देख, मतलब जो जितनी ज़्यादा खामियां हो सकती हैं वो सारी खामियां मुख्यमंत्री को वहाँ पर नज़र आ जाती हैं। और ये चीज़ें जब हम आपको बता रहे हैं तो एक बार सिर्फ सोच कर देखिए, डराती हैं कि ऐसे माहौल में अगर कोई इलाज कराने जाएगा तो वो खुद कहीं कोरोना का शिकार ना हो जाए।
कि आपके पास सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा, इन्फेक्शन बिल्कुल शैलेश, और ये चिंता लोगों से बातचीत में दिखती भी है कि अगर किसी को सलाह दी जाए कि एहतियात के तौर पर आप अपना कोविड टेस्ट करवा लीजिए, तो लोग वाकई यही कहते हैं कि अभी तो हम सुरक्षित हैं, लेकिन ऐसे अस्पताल में जाकर टेस्ट करवाने चले जाएं तो संक्रमण लेकर लौटेंगे, हमें डर लगता है। और शायद वही तस्वीर सीएम ने देखी भी। शुक्रिया आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। लॉकडाउन के बीच अपने राज्य वापस लौटे यूपी के मजदूरों को रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने दावा किया है कि जल्द ही करीब 9.5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार दिया जाएगा। सरकार ने इसके लिए यूपी सरकार, इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन और नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के साथ समझौता ज्ञापन यानी कि MOU पर हस्ताक्षर करेगी। योगी सरकार की कोशिश है कि इन समझौतों के बाद हर इंडस्ट्रियल यूनिट में कम से कम 10 मजदूरों को काम पर रखा जाए। तो 9.5 लाख प्रवासी मजदूरों को रोजगार मिलेगा। कल समझौते का जो MOU है उस पर साइन करेंगे और 9.5 लाख श्रमिकों को प्रदेश में ही काम मिलने का रास्ता साफ होगा। सालों बाद देश पर एक संकट फिर आया है और यह संकट आया है आसमान से। यह आफत पाकिस्तान के रास्ते भारत में दाखिल हुई। हम बात कर रहे हैं टिड्डियों के उस अटैक की जो किसानों की आफत बन चुकी है। कोरोना काल में ये टिड्डियां किसानों के लिए परेशानी बन गई हैं, लेकिन टिड्डियों के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब यूपी सरकार ने इस संकट से निपटने के लिए टिड्डी प्रभावित जिलों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अलावा टिड्डी नियंत्रण के लिए सरकार ने कई टीमों का गठन किया और लोगों को टिड्डियों का हमला होने पर उन्हें भगाने के लिए शोर मचाने के निर्देश दिए। टिड्डियों की वजह से इन दिनों ललितपुर, आगरा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, शामली और बागपत के अलावा बुंदेलखंड के कई जिले शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में फैला टिड्डियों का टेरर। टिड्डियों को लेकर कई जिलों में अलर्ट। किसानों के लिए मुसीबत बनी टिड्डियां। टिड्डी नियंत्रण के लिए सरकार ने कसी कमर। झुलसा देने वाली इस गर्मी में थाली बजा रही ये महिला अपने खेत को उस फौज से बचाने की कोशिश में जुटी है जो अगर एक बार इसके खेत में उतर गई तो मिनटों में पूरी फसल बर्बाद कर डाली। पिछले कुछ दिनों से लगातार टिड्डियों के झुंड उत्तर प्रदेश की सीमा में दाखिल होते जा रहे हैं, जिनकी वजह से किसानों के सामने अपनी फसल बचाने की दोहरी चुनौती खड़ी हो गई है। हम लोग तो किसान लोग पहले से बेदहाल हुए हैं। पहले मैं 3 चीज़ से डरे हुए हैं। पहले तो कोरोना आया, दूसरी गर्मी इतना चपक पड़ी है और तीसरा टिड्डी भी एकदम फैला रही है। तो किसान अब क्या करे इतनी परेशानियों में। किसान परेशान है कि ये चीज़ों को लेके कि अब आने वाले समय में अब क्या किसानी होगी क्या नहीं होगी। अब सरकार इसके लिए कुछ मदद करे तो हो। किसान टिड्डी के लिए सतर्कता कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब टिड्डियों ने देश के कई हिस्सों में हमला बोला है। इसके पहले 1926 से 1931 के बीच टिड्डी हमले से 10 करोड़ का नुकसान हुआ था। 1940 से 46 और 1949 से 1955 के दौरान 2 बार टिड्डियों के हमले हुए। 1959 से 1962 में टिड्डियों के हमले से करीब 50 लाख का नुकसान हुआ था।
इसके बाद 1978 और 1993 में भी टिड्डियों ने देश के कई हिस्सों में हमला किया था। लेकिन ये छोटा सा कीड़ा आखिर इतना खतरनाक क्यों माना जाता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। दुनिया भर में टिड्डियों की 10,000 से ज्यादा प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन भारत में टिड्डों की 4 प्रमुख प्रजातियां हैं, जिनमें रेगिस्तानी, प्रव्राजक, बंबई और पेड़ वाला टिड्डा प्रमुख है। रेगिस्तानी टिड्डियां हरे मैदानों में इकट्ठा होकर झुंड बना लेती हैं, जो दुनिया की करीब 10% आबादी को प्रभावित करती है। इसीलिए टिड्डियों को किसानों को सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है, क्योंकि एक टिड्डी दल में करीब 10 अरब टिड्डे होते हैं, जो एक बार में सैकड़ों बीघे जमीन की फसल को बर्बाद कर देते हैं। करीब 13 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ने वाली टिड्डियां रोजाना 200 किलोमीटर तक उड़ने की क्षमता रखती हैं और 1 वर्ग किलोमीटर के झुंड में करीब 4 करोड़ तक टिड्डियां होती हैं। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में अगर टिड्डियों का झुंड कहीं रुकता है तो उस इलाके में खेतों की क्या हालत होगी। इसीलिए आगरा में भी टिड्डियों से निपटने के लिए तैयारी हो चुकी है। सबसे पहले तो हमने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया है। सभी जो ग्राम स्तरीय कर्मचारी हैं, इनकी निगरानी समिति गठित कर दी गई है, जो गांव में जाकर लोगों को जन जागरूकता फैला रही है कि अगर टिड्डी दल आता है तो उसको कैसे भगाएं। जैसे टिन के डब्बे हैं, थाली चम्मच हैं, पटाखे हैं, और धुआं करके, डीजे बजा के, मोटरसाइकिल का हार्न बजा के, गाड़ियों का हार्न बजा के उसको अपनी फसल से भगाया जा सकता है। तो अगर टिड्डी दल आएगा तो उनको ये बताया जा रहा है कि आप जाके अपने खेतों में पहुंच जाएं और ये कार्रवाई करें। उसके बाद टिड्डी दल दिन भर उड़ता रहता है। शाम को ये जहां बैठेगा तो हमने पूरे जनपद में 250 ट्रैक्टर की सूची बना ली है और हमारे पास 2000 किलोग्राम कीटनाशी है। जहाँ पे भी ये टिड्डी दल बैठता है, ये शाम को 8 बजे बैठता है। फिर हम वहाँ पर आवश्यकता अनुसार जितने ट्रैक्टर की ज़रूरत होगी उस एरिया में हम उतने ट्रैक्टर ले जाएंगे। और ये टिड्डी दल रात के 2 बजे के बाद गहरी निंद्रा में चला जाता है, फिर ये उड़ता नहीं है। तो उसके 2 बजे से हम सुबह 8-9 बजे तक टिड्डी दल के उड़ने तक लगातार स्प्रे करते रहेंगे और अधिक से अधिक टिड्डी दल को समाप्त कर देंगे। कोरोना की वजह से पहले ही मुसीबत में घिरे किसानों की बेमौसम बारिश ने कमर तोड़कर रख दी है, लेकिन अब टिड्डियां किसानों के सामने नई मुसीबत बनकर खड़ी हैं। हालांकि अब तक कहीं से बड़े नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन सरकार के अलावा प्रशासन और किसान खुद भी इस चुनौती से निपटने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। मजदूरों के मुद्दे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई, जिसमें कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाब मांगा और इसके लिए बाकायदा यूपी सरकार को एक नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यूपी सरकार से रोजगार के लिए तैयार की गई योजना का ब्यौरा मांगा और इसके साथ ही साथ लेआउट प्लान पेश करने को कहा है। हाईकोर्ट ने मजदूरों की बदहाली पर नाराजगी भी जताई और 1 जून को जवाब दाखिल करने को कहा। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सबसे अहम गांव में फैल रहे संक्रमण को रोकने के लिए सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि किसी भी राज्य में मजदूरों को जाने और रहने का संवैधानिक अधिकार है। इसके साथ ही मजदूरों के खाने और रहने के इंतजाम करने के निर्देश सरकार को दिए गए। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट मांगी है। 29 मई को कोर्ट में कमेटी की रिपोर्ट पेश होगी। सरकार ने आंसर शीट जारी कर आपत्तियां मांगी थी और आपत्तियां दूर करने के लिए यह कमेटी गठित की गई थी। और एबीपी गंगा संवाददाता मोहम्मद मोइन हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोइन, क्या जानकारी है? मोइन, सुन पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल। क्या ये फैसला हुआ है और कमेटी का काम क्या होगा? देखिए, जब कोई किसी भी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया जाता है तो उसके बाद जो है उसमें जो सही उत्तर होते हैं वो जारी किए जाते हैं। उसके बाद लोगों से आपत्तियां मांगी जाती हैं कि अगर अभ्यर्थियों को किसी जवाब पर आपत्ति है
तो वो अपनी आपत्ति दाखिल करें। फिर पूरा मामला एक्सपर्ट कमेटी को सौंप दिया जाता है। जो एक्सपर्ट कमेटी होती है वो अंतिम नतीजे घोषित करती है कि सही उत्तर क्या होगा। तो कोर्ट ने इसी मामले में एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट तलब कर ली है और उस रिपोर्ट के आधार पर वो रिपोर्ट कल कोर्ट में पेश की जाएगी और इस रिपोर्ट के आधार पर परसों कोर्ट सुनवाई करेगी। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये उत्तर प्रदेश सरकार के लिए राहत के संकेत हैं, क्योंकि जो परीक्षा नियामक प्राधिकारी है जो उसने अंतिम नतीजे घोषित किए थे वो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ही घोषित किए थे। तो कोर्ट का कहना है कि वो एक्सपर्ट नहीं है, वो किसी सही सवाल का क्या जवाब होगा, किसी सवाल का सही जवाब क्या होगा, ये वो तय नहीं कर सकते। ये जो विषय के एक्सपर्ट होते हैं वही तय कर सकते हैं। शुक्रिया तो मोइन जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये विषय को जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी समिति है और ये आगे अपना काम करेगी। अगर आप बालिग हैं और अपनी मर्जी से शादी करना चाहते हैं तो परिवार या रिश्तेदार अड़ंगा नहीं लगा सकते। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया है। साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि एक बालिग लड़का और लड़की अपनी मर्जी के मालिक हैं, अपनी पसंद के मुताबिक शादी कर सकते हैं। परिवार या रिश्तेदारों को शादी में हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। दरअसल याची का कहना था कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है और अपने पति के साथ रह रही है, उसके परिवार वाले उसे परेशान कर रहे हैं। याचिका को यह कहते हुए खारिज करने की मांग की कि याची ने 6 सितंबर 2019 को शादी की। उस वक्त वो नाबालिग थे। नाबालिग को संरक्षण देने का अधिकार माता पिता को है। याचिका पोषणीय नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कहा कि याची मौजूदा समय में 18 साल से ज्यादा उम्र की है और बालिग है, उसे अपनी मर्जी से जहां चाहे रहने का अधिकार है। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे।